हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ऑडिट का पेपर आपके पास मैं लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चे कह रहे थे ग्रुप वन के भी आंसर शीट शेयर कर दीजिए। ऑल दो जो है मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, थोड़ा सा मैं बिज़ी था अभी कुछ चीज़ों को लेकर, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। बट ये है आपके लिए ऑडिट का आंसर बुक। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैसा रहा, कितना किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या क्या मार्क्स आए। बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा रुक रुक के डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, वैसे होगा नहीं। एक्सपेक्टेड है 10 to 15 मिनट्स का, उससे ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं आपका, क्योंकि टाइम आइडिया उतने में ही लग जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्वेश्चन नंबर 5 किया था मैंने। सबसे पहला प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था। क्लॉज नंबर याद रखना होगा, बिल्कुल इसका याद रखना होगा, इसका इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस को याद करना होगा। सर याद कैसे करें, बहुत सारे हैं, तो बार बार याद करो, मल्टीपल टाइम रिविजन्स करो, लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के याद करने की कोशिश करो, सिर्फ क्लॉजेस को लिख के याद करने की कोशिश करो। बट प्रोफेशनल एथिक्स के जो है क्लॉजेस याद कर लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा अगर क्लॉज नहीं लिखा होगा तो मार्क्स जो है काटने के चांसेस होंगे। तो लिख लोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस वो पड़ता है, इम्प्रेशन जो है आपका पड़ेगा, एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। सो मैं यही सबसे पहली सजेशन पहली लाइन में मैंने आपको ये दी कि क्लॉजेज आपको याद होने चाहिए और बिल्कुल सही क्लॉज मेंशन करना। गलत क्लॉज मेंशन करोगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स फॉर इट। सो आपको ये ध्यान रखना है। क्लॉज नंबर 6 शेड्यूल नंबर 1 मैंने लिखा था, और पार्ट 1 जो हमारा सॉलिसिटेशन का आता है उसके बारे में बात थी। ठीक है, कि सर्कुलेशन, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल इंटरव्यू या टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है सॉलिसिट नहीं कर सकते। उसके अलावा मैंने ये नीचे लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस है क्लॉज 6 की उसके बारे में बात करी, उसके ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने बताया कि वेबसाइट जो है फॉर्मेट में होनी चाहिए, देखो 1 मार्क्स दिया। उसके बाद किसी भी कलर की हो सकती है और पुल मॉडल पे होना चाहिए, पुश मॉडल पे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मैंने नीचे लिखा कि 1 नंबर उन्होंने उसका भी दिया कि शोइंग द रेलेवेंट डिटेल्स, कैन नॉट डिस्प्ले द नेम ऑफ द कस्टमर्स हैंडल्ड। ये सारी चीज़ें जो हमारी एज इट इज़ लिखा। लेकिन आप देखोगे लैंग्वेज कहीं पर भी मैंने डिट्टो ऑडिट के लिए लिखी है, अपनी लेमन लैंग्वेज में लिखी है। कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं बस वो हाईलाइट किए हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, और ये बात आपको वर्ड्स याद ही रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। और आप जब रिवाइज करते हैं तो ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी है। देखो मैंने ये बिल्कुल, आप अगर बुक में देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन में लिखा होगा, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, पुल मॉडल। देखो मैंने कहीं लंबा लंबा खींचा नहीं और फिर भी मुझे 1 मार्क्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये बोला कि इन दिस क्वेश्चन मिस्टर विनीत जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो प्रैक्टिस में है, और वो उन्होंने एक अपनी वेबसाइट खोली है जिसमें वो ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बताया कि इस तरीके से रिक्वायरमेंट है, ईमेल वगैरह के थ्रू अपना लोगों को भेज रहे हैं। अब ईमेल के थ्रू भेजना भी गलत काम होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ईमेल के थ्रू भेजना भी गलत काम होता है। तो अगर कोई ईमेल के थ्रू भेजता है तो गलत काम माना जाता है। तो इसमें मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि गिल्टी ऑफ ऑफेंस माना जाएगा और इसकी तरह नहीं करना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आप देखो तो मार्क्स मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। तो 4 नंबर का था ये, 4 नंबर में से 4 नंबर मिले हैं। बताओ, पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा मैंने लिखा है, लैंग्वेज अपनी यूज़ करी है, तो कोई मैटर ऑफ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 5th क्वेश्चन, 5th का बी जो था वो हमारा उसका था रेगुलेशन। ये रेगुलेशन मैं आपको बता दूँ ये गलत लिखा था मैंने, जिसके बारे में मैं उस दिन वीडियो में भी कह रहा था, ये रेगुलेशन मैंने गलत लिखा था। ऑल्दो आप देखोगे सर यहाँ पर मार्क्स नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है, या आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर मार्क्स दिए हैं, यहाँ तो मार्क्स थे ही नहीं तो काटेंगे कैसे। लेकिन उसने जब इसको देखा होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक इंपैक्ट गया होगा कि ये गलत लिखा है और इसके मार्क्स कटते हैं। आपको नहीं पता चलता, जाने अनजाने में मार्क्स कटते हैं। तो ये 3 डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल ठीक लिखी थी। आंसर मैच करोगे सब कुछ सेम था। ठीक है, उसके बाद मैंने रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी भी लिखा था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मुझे पूरे मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। अब 5 में से 4 दिए गए थे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, 5 में से 4 दिए उसमें। उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट का क्वेश्चन था 5th का ए, मैंने उसके बारे में लिखा। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट ये होता है, ऑडिट और मैनेजमेंट होता है, उसके 2 बिहेवियर एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके बाद मैंने उसका पर्पस सॉल्व किया, बताया कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए, ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें मार्क्स दिए गए, जो जो डिट्टो मैच हो रहे थे वो उस पर मार्क्स दिए गए। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, डिसीजन मेकर होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच का लिखा और इसमें मुझे 3 मार्क्स दिए गए, तो टोटल मुझे 11 मार्क्स दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, कारो का क्वेश्चन था। ये देखो पैरा 313 कारो 2016 का क्वेश्चन था। इसमें रिलेटेड पार्टी की रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी। ठीक है, देखो अब ये हमारा मैच नहीं किया तो उसने 0 मार्क्स दे दिए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन को लिंक किया कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। उसके बाद मैंने कंक्लूजन दिया कि कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पर सीधा सीधा कंक्लूजन में आया कि 313 में दिखाना चाहिए था, एंड नोट्स टू अकाउंट्स में भी बुक्स के दिखाना चाहिए था। तो उसने मेरे को 4 में से 2 नंबर दिए, 2 मार्क्स काट लिए। लैंग्वेज का फ़र्क रहा होगा, इस वजह से 2 मार्क्स उसने हमारे काटे हैं।
ठीक है। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें सेक्शन नंबर 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की मेरे पास आया कि एंटिटी जो है वो प्रिपेयर करे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था। देखो लैंग्वेज देखो आप, मैंने सिर्फ ये लिखा है, जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन कर दिया। ऑब्टेन करे लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज, मैनेजमेंट से पूछे प्रोसेस क्या है, वर्किंग पेपर्स को कलेक्ट करे, इन्वेस्टमेंट्स को, जो आप नॉर्मली करते हो ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे, मैंने सिंपल यहाँ से उठा के देखा था और उसके मार्क्स दिए गए हैं। देखो 111 एग्जैक्टली मैच भी नहीं करा होगा बुक से, लेकिन जो मेन आइटम्स थे मैंने अगर लिखे हैं तो उसके मार्क्स दिए हैं, उसके मार्क्स दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो आपको लगता है आपके अपनी लैंग्वेज लिखने में मार्क्स नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। आपको बस हेडिंग का ध्यान रखना है कि अगर कहीं मेन हेडिंग्स है तो हेडिंग आपको याद रखनी है, क्लॉजेज याद रखना है, सेक्शन याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन रेगुलेशन याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन गलत पुट मत करना तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला गलत था तो इसने 0 मार्क्स दे दिया और यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दिया तो 5 में से 4 मार्क्स दिए गए। उसके बाद ये प्रोसीजर है जो हमारा सीए जैज़ ने प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस का पूरा प्रोसीजर है कि अगर नॉन कंप्लायंस है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर वगैरह के किस तरीके से किया जाए, तो कम्युनिकेट करो एम्प्लॉइज़ को, ये भी मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एंड लीगल ऑब्लिगेशंस को चेक किया जाए, लीगल एडवाइस लो। ये सब जो नॉर्मल ऑडिट में मैं करता हूँ, जब मैं क्योंकि मैंने अपनी आर्टिकलशिप ऑडिट में करी थी, तो जो आंसर्स मुझे नहीं आते थे और मुझे लगता था कि जनरल आंसर दिए जा सकते हैं, मैंने जनरल आंसर दिए, ऑल्दो मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले, लेकिन मुझे 2-3 मार्क्स मिले हैं और मुझे इस पर बहुत प्राउड है कि मेरे को इतने मार्क्स तो मिले कम से कम एटलीस्ट, जहाँ मुझे 0 मिल सकते थे, क्योंकि वो अगर मैं ये सोचता कि बुक से मैच नहीं हो रहा, बट मैंने वो लिखा जो रियल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, अंडरलाइन करा मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और मुझे 3 मार्क्स दिए गए हैं। सही चीज़ लिखोगे, लिंक कर रहा होगा वो आंसर से, उसका मतलब बन रहा होगा, ये नहीं कि फ्रॉड के बारे में पूछा है और लिख के आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में आ जाओ तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे और फिर मत रोते रहना। अगर फ्रॉड के बारे में लिखा है तो फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें ही लिखनी पड़ेंगी, रिस्क एंड एरर के बारे में लिखा है तो रिस्क एंड एरर से रिलेटेड चीज़ें ही लिखनी पड़ेंगी, और भले ही वो आंसर डिट्टो मैच ना हो रहा लेकिन आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो आंसर कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे और 0 से हमेशा 2-3 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और वो भी ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको मैं बता दूं 59 मार्क्स मेरे आए थे इसमें ऑडिट में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है ये बात। उसके बाद ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी के बारे में था। उसके बाद ये बिजनेस रेशनल हो गया, टर्म्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ऑथराइजेशन हो गया, ये सारी बातें मैंने लिखी थी कि ऑथराइज होना चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। कोई मार्क्स नहीं दिया इसने, मैंने अपनी पूरी लैंग्वेज में लिखा था, आप देख सकते हैं 0 मार्क्स मुझे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इनका बिल्कुल भी मैंने कुछ इन्होंने जो ये हो सकता है ये 0 मार्क्स इसलिए दिए गए हों क्योंकि जो मेरा लिंकेज था वो क्वेश्चन से लिंक ना हुआ हो। ठीक है, लिंक करने में प्रॉब्लम आया होगा, जो रियल में पूछा गया था वो नहीं बताया, क्योंकि आप देखेंगे पिछले पेज पे उसने टिक किया है, क्योंकि मैंने 550 की शुरुआत ठीक करी, लेकिन एंड में मैंने जाते जाते कुछ उनके हिसाब से मैंने जो आंसर्स था, क्वेश्चन था, उसके हिसाब से प्रॉपर आंसर नहीं दिया तो उन्होंने मुझे 0 मार्क्स दिए। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 ऑफ नफरा का ये अमेंडमेंट था। ऑडिट में अमेंडमेंट भी अच्छे से करके जाना। 5 नंबर का सीधा साधा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मार्क्स उसके देख लो आप, यहाँ पर 500 करोड़ सी। मैंने उसी दिन मॉर्निंग में पढ़ लिया था तो मुझे ये था कि चलो एटलीस्ट मुझे 0 नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि 5 में से मुझे 4 नंबर दिए गए। ठीक है, तो नफरा के रूल्स के हिसाब से उन्होंने 4 मार्क्स मुझे दिए। ये मेरे को आप बोलोगे ये मैंने एज इट इज़ लिखा था, कॉपी पेस्ट लिखा था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही इसकी किसी टीचर की मैंने फटाफट से फास्ट ट्रैक में मोड में उन्होंने समझाया था, 5 मिनट्स में कर लिया था, तो वो 5 मिनट जो मॉर्निंग में मैंने लगाए उसके मुझे 4 मार्क्स मिल गए, तो आई वॉज हैप्पी। ठीक है, तो अमेंडमेंट ज़रूर करके जाना भाई, डायरेक्टली उठ के सीधा क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस में कोई चेंज भी नहीं करते ये लोग ज़्यादातर, और डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो वो रिग्रेट होगा बाद में अगर आप छोड़ के जाएंगे तो। उसके बाद देखिए फिर से इन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज नंबर 5 शेड्यूल 2 का पूछा, उसके बारे में मैंने जवाब दिया, वही सेम तरीका लिखने का अपनी हिसाब से। कंक्लूजन मैंने दिया गिल्टी है, वहाँ 1 मार्क्स दे दिया इन्होंने। अपनी लैंग्वेज में पूरा का पूरा लिखा, तो आप देख सकते हैं 3 मार्क्स दिए। उस वाले में 4 थे, इसमें 3 दिए। ठीक है, तो 4 में से 3 दिए गए। यहाँ पे हो सकता है एक आध लाइन मिसिंग हो। इस क्वेश्चन में मुझे 0 मिले 501 में। इन्वेंट्री में अच्छा 2 मार्क्स दिए हैं। इन्वेंट्री में एक ही वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट ठीक था। मैं हो सकता है मैंने थर्ड पार्टी वाले पे लेके चला गया हूँ मैं। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस शीट डेट, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना, हाँ ये वाली बात कहीं और लिखी हुई थी और मैंने इसके अंदर घुसा दी थी, तो इसलिए उनको पसंद नहीं आई। और एक ही आंसर मैच, एक ही लाइन मैच हुआ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का, तो उन्होंने मुझे 2 मार्क्स दिए। इसके बाद 720 आपका अदर इन्फॉर्मेशन वाला, उसके बारे में मैंने लिखा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स उसकी सारी लिखी मैंने कि ये सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने लिखा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और मुझे लास्ट में इन्होंने मार्क्स दिए। ठीक है, 1 नंबर ही दिया पूरे में, इतना सारा लिखा मैंने, सिर्फ 720 मैंने लिखा और उसके बारे में 2 लाइन लिख दी, इसलिए मुझे 1 मार्क्स दे दिया, वरना मुझे 5 में से 0 मिलते। ठीक है, uh, 570 गोइंग कंसर्न था। इसमें मैंने ये केस को लिंक नहीं कर पाया, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इसको मैं रिलेट नहीं कर पाया,
आप मार्क्स अगर देखते हैं तो मेरे इसमें थ्योरी में 35 मार्क्स थे, लेकिन अगर और बाकी के 24 मार्क्स जो मेरे को मिले हैं वो उसमें मिले हैं एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में मिले हैं उसका रीज़न है मैं पीयर रिव्यू अच्छे से करके गया था, मैं टैक्स ऑडिट करके गया था, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट करके गया था, तो उसका केस स्टडी डायरेक्ट जो है केस स्टडी के रूप में वो पूछ लिया गया था एमसीक्यूज़ में, और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो उसके मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए, तो 24 मार्क्स वहाँ आ गए और उसकी वजह से मेरे 59 मार्क्स बन गए हैं। ऑल्दो ऑडिट का पेपर टेक्निकल था नवंबर 20 में, लॉजिकल पूछा था इन्होंने, डायरेक्टली क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछे थे, तो थ्योरी में 35 मार्क्स मिले, मैं आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट, और उसमें एमसीक्यू में मेरे को मार्क्स मिल गए 25, तो 59 बन गए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से था। ऑल्दो इन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एज इट इज़ गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, जो कोविड का इम्पैक्ट था उससे रिलेटेड मैंने आंसर लिखा, तो इन्होंने 4 मार्क्स मुझे उसमें दिए। तो ये इस तरीके से चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो अभी उसके हिसाब से उसके बाद ये बैंक का ऑडिट था, उसका क्वेश्चन था जिसमें मैंने बैंक के ऑडिट का क्वेश्चन अगर आप देखें तो एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने ये बताया कि रेलेवेंट सर्कुलर है, रिव्यू करना है क्लासिफिकेशन को, रेलेवेंट प्रोविजंस को चेक करना है कि प्रोविजन सही से बनाया या नहीं बना, अकाउंट रेगुलर है या नहीं है वो देखना है। उसके अलावा मैंने ये बताया कि रीज़नेबल और लेजिबल सोर्सेज से पैसा आ सकता है या नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर किसी से आ रहा है तो एनपीए को ख़त्म करने से पहले जो चीज़ें चेक करनी होती है वो सारी चेक करनी है। तो इन्होंने मुझे 4 में से 2 मार्क्स दिए, क्योंकि एज इट इज़ कुछ मैच नहीं हो रहा होगा, और ऑब्वियसली क्योंकि ये क्वेश्चंस बनाए गए थे तो नए क्वेश्चंस थे, डायरेक्टली पूछे गए, पुराने क्वेश्चंस नहीं थे, तो ऑब्वियसली जितना मुझे समझ आ रहा था मैंने उस हिसाब से आंसर्स लिखे। उसके बाद 265 कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, यहाँ में 0 मार्क्स मिला गया, वो बिल्कुल लिंक नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत भर भर के नंबर काटे, लेकिन यहाँ 4 में से 4 दिए। पहली 2 लाइन इनको सही नहीं लगी, ये भी प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था, तो मैंने लिख दिया कि सेक्शन नंबर 21 के हिसाब से उसको पेनल्टी लगेगी, सीए कुशल जो है प्रैक्टिस इन चार्टर्ड अकाउंटेंट लायबल है पनिशमेंट के लिए। तो कंक्लूजन ठीक था, प्रोफेशनल एथिक्स का सेक्शन ठीक था, शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से उसे मिलना चाहिए था, ऑडिट यूडिन उसने नहीं प्रोवाइड किया था, तो उसके हिसाब से उसको जो है 4 मार्क्स मुझे 4 में से दिए गए। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऑल्दो मार्क्स अगर आप देखो तो 35 मार्क्स ही थे, 70 में से कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 50% मार्क्स हैं, बट ठीक है, आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या चीज़ें नहीं करनी, वो भी आइडिया लग गया होगा, क्या करना है वो भी आपको आइडिया लग गया होगा। 24 मार्क्स मुझे उसमें मिले एमसीक्यू में, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 59% मार्क्स थे, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। कई बार एमसीक्यू आसान आता है तो थ्योरी मुश्किल आती है, और थ्योरी मुश्किल आती है तो एमसीक्यू आसान आता है, तो वो इसके हिसाब से था। इस बार थ्योरी थोड़ी अटपटी थी ऑडिट में, बट एमसीक्यू अच्छे थे, इसलिए वो पेपर इतना मुश्किल नहीं माना जाएगा। जुलाई का पेपर ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स में से 1-2 चीज़ें पूछ ली गई थी। ओके, तो आई होप आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।